हेलो दोस्तों, जेस गाइड द लर्निंग सेंटर में आपका स्वागत है। मैं आज आपके लिए लेकर आया हूँ ज्योग्राफी का क्लास। ज्योग्राफी का क्लास इसलिए कि बीपीएससी टीचर का जो एग्जाम का जो पैटर्न है, उसका जो सिलेबस है, उसमें ज्योग्राफी के क्वेश्चन को जो अगर देखा जाए तो लगभग वो एनसीईआरटी 6 क्लास से लेकर 10th क्लास के तक के एनसीईआरटी को वो कवर कर रहे हैं। जिसमें 6 से 8 तक का जो एनसीईआरटी है उसमें से कुछ क्वेश्चन रहते हैं, लेकिन ज्यादातर क्वेश्चन 9th और 10th के ज्योग्राफी से आते हैं, एनसीईआरटी के। तो मैंने सोचा कि क्यों ना ज्योग्राफी का क्लास जो है 6 से लेकर 10 तक का एक एक चैप्टर जो है वन बाय लाइन जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट सबको कवर करा दूं, जिससे जो है आपका तैयारी जो है पूरा हो जाए। इसके लिए मैं आज 6 क्लास का ज्योग्राफी जो है फर्स्ट चैप्टर में लेके आया हूँ। इस चैप्टर को मैं पूरे लाइन बाय लाइन मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट को मैं कराऊंगा, और उसके बाद इस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी एमसीक्यू है सबको कराऊंगा। आपको ऐसा लगेगा इस क्लास के बाद कि मेरा ये चैप्टर पूरी तरह से कंप्लीट हो गया। तो आइए, आज जो पहला जो इसका देखना है इंट्रोडक्शन, इसमें लिखा हुआ है कि सामाजिक विज्ञान क्यों, सोशल साइंस क्या है। सोशल साइंस में किन की चीजों को पढ़ा जाता है। तो सबसे फर्स्ट जो है सोशल साइंस में भारत एवं विश्व के बारे में जानना है कि इंडिया और वर्ल्ड, इसके भूभाग, इसकी जमीन के बारे में, इसके यहाँ के रहने वाले लोग के बारे में, ये मोस्टली या जो जियोग्राफी का पोर्शन है। तो जियोग्राफी 6 क्लास में जो है आपको 3 चैप्टर ही कंप्लीट करने हैं, ठीक है। इसके बाद आते हैं दूसरे पॉइंट में अतीत का चित्रपट, इसमें हिस्ट्री कवर करना होता है। और दूसरा चीज होता है हमारी सांस्कृतिक विरासत एवं ज्ञान परंपरा, इसमें कल्चर के बारे में जानना है। और चौथा जो पोर्शन है वो शासन और लोकतंत्र है, इस पॉलिटी के बारे में पढ़ना है। और पांचवा जो है हमारा आसपास का आर्थिक जीवन। तो इसको हम एक एक करके देखेंगे। जो मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट है मैंने उसको हाईलाइट कर दिया है, और सिर्फ उसी पार्ट को पढ़ना है, बाकी जो है उस चीजों को ज्यादा नहीं देखना। सामाजिक विज्ञान में जो सब्जेक्ट सब है उसमें है भूगोल है, इतिहास है, पॉलिटी साइंस है, इकोनॉमिक्स है, समाजशास्त्र है, मानव विज्ञान है, पुरातत्व विज्ञान है और मनोविज्ञान है। इन सारे चीजों के बारे में नहीं जाना है, सिर्फ हमें आज ज्योग्राफी पढ़ना है। तो ज्योग्राफी में जो पहला जो चैप्टर है उसका नाम है पृथ्वी पर स्थानों की स्थिति। जो अर्थ है मेरा पृथ्वी है, इस मैप के सहारे में इस पृथ्वी के ग्लोब को जो है हम किस तरह से देखते हैं, आज उसके बारे में पूरा डिटेल ग्लोब के बारे में जानेंगे कि क्या है। सबसे पहले जो कथन है वो आर्यभट्ट का कथन जो है आपको दिमाग में रखना चाहिए कि पृथ्वी अंतरिक्ष में स्थित है, जो जल, पृथ्वी, अग्नि और वायु से बनी है, और यह गोलाकार है। यह सभी स्थलीय और जलीय प्राणियों से घिरी हुई है। यह आर्यभट्ट का कथन है, इसको आपको दिमाग में रखना होगा। कभी कभी कथन से भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि यह किसका कथन। दूसरा चीज ये है कि इसमें डायरेक्शन के बारे में बताया जा रहा है कि दिशा कैसे हम निर्धारित करते हैं। मैंने पिछला क्लास जो ज्योग्राफी का कराया था, जो लोग देखे होंगे तो वो उन्हें पता होगा कि मैंने कहा था कि ऊपर साइड में जो है हमेशा नॉर्थ होता है, उत्तर, और नीचे साइड में जस्ट उसके अपोजिट साइड में दक्षिण होता है। क्लॉकवाइज जब चलेंगे तो सबसे पहले आपको पूरब आएगा, फिर उसके बाद से दक्षिण आएगा, फिर उसके बाद पश्चिम आएगा, और फिर उसके बाद से उत्तर। ये क्लॉकवाइज है, घड़ी ऐसे ही चलती है। तो ऊपर में उत्तर होता है। बस एक चीज आप याद रखिएगा, सारा आपका जो है डायरेक्शन समझ में आ जाएगा। ऊपर में उत्तर होता है तो जस्ट उसके अपोजिट क्या हो जाएगा, दक्षिण हो जाएगा, साउथ हो जाएगा। फिर उसके राइट साइड में ईस्ट हो जाएगा, पूरब, और लेफ्ट साइड में जो है वेस्ट और पश्चिम। बस इस डायरेक्शन के बारे में इसमें जानना। अगला जो मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट है वो कहता है कि मानचित्र जो है वो अनेक प्रकार के होते हैं, ठीक है। हम लोग जो मानचित्र देखते हैं, जो वह मानचित्र अनेक प्रकार के होते हैं। सबसे पहला होता है फिजिकल मैप, भौतिक मानचित्र। इसमें क्या दर्शाया जाता है, पर्वतों के बारे में, महासागरों के बारे में, नदियों के बारे में, इन सारे चीजों को दिखाया जाता है भौतिक मानचित्र में। फिजिकल मैप जो मिलता है ये अलग से मिलता है। दूसरा होता है पॉलिटिकल मैप, राजनीतिक मानचित्र। इसमें देश को दर्शाया जाता है, राज्य को दर्शाया जाता है, राज्य की सीमाओं को दर्शाया जाता है, उसके नगरों को दिखाया जाता है, शहर को दिखाया जाता है, छोटे छोटे शहर को भी इसमें काउंट किया जाता है, लेकिन जो इंपॉर्टेंट शहर है, जो फेमस शहर है, उसको काउंट किया जाता है। ये आपका हो जाता है पॉलिटिकल मैप। तीसरा आता है थीमेटिक मानचित्र। थीमेटिक मैप में क्या होता है कि अगर किसी जगह का पॉपुलेशन दिखाना है कि इस जगह की पॉपुलेशन कैसी है, तो उसमें उसको दिखाते हैं, जनसंख्या घनत्व क्या है। वर्षा कहीं पे ज़्यादा होती है तो उसको किसी कलर से जो है पेंट करके कि हाँ यहाँ ब्लू कलर से उसको थोड़ा सा ज़्यादा कर देंगे पेंट, इससे क्या पता चलता है कि यहाँ वर्षा ज़्यादा होती है। टेम्परेचर को काउंट करना है, जलवायु क्षेत्र को दर्शाना है, तो इन सारे चीज़ के लिए थीमेटिक मानचित्र का उपयोग होता है। ऐसे मोस्टली जो है बस 2 ही मानचित्र का यूज होता है, फिजिकल और पॉलिटिकल। तीसरा जो पॉइंट इसमें है कि मानचित्र के 3 मुख्य घटक होते हैं। मानचित्र को देखना कैसे है, इसकी जानकारी हमको कैसे रखनी है, इसके लिए हमको 3 चीज के बारे में आपको पढ़ना।
पहला चीज क्या है कि दूरी। मानचित्र में दूरी कैसे मापते हैं, दिशा कैसे देखते हैं और प्रतीक चिन्ह ये क्या है। दूरी के बारे में दिया हुआ है कि वास्तविक दूरी, जो वास्तविक दूरी है वो उस स्केल पर निर्भर है जिसका मानचित्र उपयोग करता है। मैप जिस स्केल को, जैसे कि आप देखते होंगे जो जमीन नापी करते हैं वो एक नक्शा रखे रहते हैं और उसके पास एक छोटा सा स्केल होता है और उसी स्केल से वो दिखा देंगे कि आपका जो जमीन है वह इसकी लंबाई इतनी है, चौड़ाई इतनी है, इतना स्क्वायर फुट की जमीन है, ये उस स्केल पर। तो जो उसकी दूरी होती है, मानचित्र पर जो दूरी होती है वो उस स्केल पर निर्भर होता है जिसका मानचित्र उपयोग करता है। उस स्केल से उसकी दूरी पता चलेगी। दूसरा होता है दिशा। दिशा के बारे में मैंने अभी आपको बताया, ये घड़ी है। मैंने अभी आपको बताया कि ऊपर साइड में क्या होता है, उत्तर होता है, और नीचे जस्ट उसके अपोजिट में क्या होगा, दक्षिण हो गया। राइट साइड में ईस्ट पूरब हो गया और वेस्ट साइड में पश्चिम हो गया। ये तो आप पहले से जानते थे। इसमें 4 पॉइंट और भी मैंने आपको बता देना चाहता हूं कि उत्तर पूर्व, ये बहुत सारे बच्चे नहीं जानते कि फिर उत्तर पूर्व किधर है। तो जब भी उत्तर पूर्व दिया रहा है इसका मतलब यह उत्तर और पूर्व के बीच का डायरेक्शन है। ठीक है, उत्तर और पूर्व के ये बीच का डायरेक्शन। अगर उत्तर पश्चिम दिया रहा है तो उत्तर और पश्चिम के बीच का डायरेक्शन है। अगर पश्चिम और दक्षिण दिया रहा है तो दक्षिण और पश्चिम के बीच का डायरेक्शन है। दक्षिण और पूर्व दिया रहा है तो दक्षिण पूर्व का मतलब दक्षिण और पूर्व के बीच का डायरेक्शन है। तो बीचों बीच जो डायरेक्शन देते हैं तो दोनों तरफ का नाम दिया जाता है। तो इस तरह से अगर उत्तर पूर्व अगर कहीं पे लिखा है इसका मतलब यह उत्तर और पूर्व के बीच है। इन्हीं चारों दिशाओं को चतुर्दिश या प्रधान बिंदु कहा जाता है। चतुर्दिश किसे कहते हैं, चारों दिशाओं को। कौन कौन चारों दिशा है, उत्तर, दक्षिण, पूरब और पश्चिम। तो ये होगा दिशा। दूरी स्केल पर निर्भर है। दिशा जो मैंने आपको बता दिया। प्रतीक चिन्ह का क्या मतलब होता है, प्रतीक चिन्ह का मतलब होता है जो सिंबल दिया जाता है नक्शा में, जो सिंबल, जैसे रेलवे स्टेशन का सिंबल, विद्यालय, डाकघर, मार्ग मतलब रास्ता, रेलवे लाइन, नदी, जंगल, इन सारे के लिए जो है ना प्रतीक चिन्ह दिखाया जाता है। ये देखिए आपको ये जो यहाँ पे दिया हुआ है इसमें प्रतीक चिन्ह है। रेलवे लाइन में भी बड़ी लाइन के लिए अलग यूज होता है, इस पर ध्यान दीजिएगा। छोटी लाइन के लिए अलग यूज हो रहा है और रेलवे स्टेशन के लिए अलग यूज हो रहा है। यहाँ पर थोड़ा सा देख सकते हैं। उसी तरह सड़कें हैं, उसमें पक्का सड़क के लिए ऐसे यूज होता है और कच्ची जो सड़क है उसमें देख लीजिए डिस्कनेक्ट करके लाइनिंग को दिया हुआ है। ये डिस्कनेक्ट करके टूटा टूटा लाइन है, इसका मतलब यह है कच्ची सड़क। सीमा में जो है इंटरनेशनल सीमा के लिए ये दिया हुआ है, राज्य के लिए ये है और जिला के लिए ये है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा और राज्य की सीमा में थोड़ा सा फर्क यही है कि इसका जो लाइनिंग है वो थोड़ा सा बड़ा लाइनिंग है, ये छोटे लाइनिंग, और जिला जो है पतली लाइन होती है। नदी के लिए यूज किया हुआ है, कुआं के लिए गोल करके जो है ब्लैक कलर कर दिया, और तालाब के लिए थोड़ा सा ये मतलब पूरी तरह से जो है ना राउंड नहीं है और उस शक्ल में, और ब्लू कलर से इसलिए दिया है कि ब्लू पानी को देता है, दर्शा रहा है। और ये जो है नहर का सिंबल है और ये जो है सेतु, पुल बना हुआ है कहीं पे तो उसका सिंबल है। मंदिर के लिए, गिरजाघर के लिए, मस्जिद के लिए ये, और ये छतरी के लिए। छतरी का मतलब सराय होता है जहाँ लोग बैठते हैं, आराम करते हैं। डाकघर जो होता है, डाकघर पोस्ट ऑफिस के लिए पी यूज होता है, डाक एवं टेलीग्राफ कार्यालय के लिए पीटीओ यूज होता है, और पुलिस स्टेशन के लिए पीएस यूज होता है। बस्तियां कहीं पे अगर बसी हुई है तो उसको इस तरह से डायरेक्ट कभी कभी देखते हुए, जैसे कि गूगल का जो मैप खोलते हैं तो उसमें आपका घर जो दिखाता है तो इस तरह से ऐसा लगेगा कि इस तरह से घर दिखा रहा है। तो ये इसी तरह का डायरेक्शन दिया रहता है। कब्रिस्तान को ऐसे गोल, ऐसे राउंड करके जो है पैराबोलिक शक्ल में जो है दिया जाता है। अगर पेड़ है तो पेड़ को इस तरह से दिखाते हैं और घास को इस तरह से दिखाते हैं। ये कभी कभी हो सकता है कि रीजनिंग के सवाल में इस क्वेश्चन को ला दे, या ज्योग्राफी के सवाल में ही आपको ये पूछते कि मानचित्र पर जो है रेलवे लाइन को, बड़ी रेलवे लाइन को कैसे दिखाते हैं। ठीक है, अगला पॉइंट जो आपको आता है वो आता है कि निर्देशांक के बारे में जानना। निर्देशांक का मतलब जो डायरेक्शन है उसको हम मैप पर कैसे काउंट करते हैं। डायरेक्शन मान के चलिए उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम तो हमको पता है, लेकिन कहेंगे कि कोई देश है जैसे भारत देश है, तो भारत का डायरेक्शन क्या है, ग्लोब पर यह भारत कहाँ स्थित है, कैसे बताएंगे। तो उसके लिए हमें 2 चीजों का जानना बहुत ही जरूरी है। सबसे पहला है अक्षांश और दूसरा है देशांतर। ये अक्षांश और देशांतर क्या है? भूमध्य रेखा के समानांतर पूरब से पश्चिम की ओर जाती है, इस प्रकार की रेखा को अक्षांश रेखा कहा जाता है। मैं आपको अभी एक नक्शा, मैप जो है मैं पहले आपको दिखा देता हूं, उसके बाद मैं आपको ये समझाऊंगा। इसी मैप से देखिए, ये गूगल मैप है, आपको कहीं भी आपको दुकान में मिल जाएगा, आप इसको देख सकते हैं।
गूगल मैप में आप देखिएगा कि नीचे साइड में बीच वाले साइड में ये जो रेड कलर का जो लाइन जा रहा है, ये 0 डिग्री लाइन जो है, ये भूमध्य रेखा है। ध्यान से एकदम देखिए। और ये जो ऊपर से लेके नीचे तक उत्तर और दक्षिण, ये दोनों, ये उत्तर हो गया और नीचे साइड में दक्षिण हो गया। ये उत्तर और दक्षिण को जो मिलाने वाली जो रेखा है, इसको कहा जाता है प्रधान यामोत्तर या प्रमुख यामोत्तर लाइन। 2 लाइनें अब मैंने आपको दिखाई, और ये भी 0 डिग्री लाइन होती है और ये भी 0 डिग्री लाइन होती है, ठीक है। लेकिन यह 0 डिग्री जो है वो अक्षांशीय लाइन है, इसीलिए इसको कहते हैं भूमध्य रेखा, विषुवत वृत्त। और दूसरा जो लाइन है जो उत्तर ध्रुव को दक्षिण ध्रुव से मिलाता है, इसको बोलते हैं प्रधान यामोत्तर। 2 चीजें आपको पहले यहाँ दिखा देता हूं। ऊपर साइड में ये जो भूमध्य रेखा के समानांतर जितनी भी लाइनें खींची गई है, ये सारी लाइन के बारे में बात करो। ये जो लाइनें खींची गई है भूमध्य रेखा के समानांतर, ये है भूमध्य रेखा, और इस भूमध्य रेखा के समानांतर जितनी भी लाइनें खींची गई है, इसको कहा जाता है अक्षांश। ये अक्षांश रेखाएं हैं, चाहे वो ऊपर हो चाहे वो नीचे हो, ये सब अक्षांश रेखाएं। लेकिन अगर भूमध्य रेखा के ऊपर में अगर ये लाइन है तो उसे कहेंगे उत्तरी अक्षांश, और अगर यह भूमध्य रेखा इक्वेटर जो लाइन है उसके नीचे है तो इसे कहेंगे दक्षिणी अक्षांश, ठीक है। उत्तरी अक्षांश ऊपर में और दक्षिणी अक्षांश नीचे में। 0 डिग्री लाइन ये भी है, 0 डिग्री लाइन ये भी है। ये जो है पोल को मिलाता है, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव, और ये 0 डिग्री जो है वो बीचों बीच गुजरता है ग्लोब के, ठीक है। ये चीजें जो है, अब पूछा जाता है अक्षांश रेखा क्या है, तो भूमध्य रेखा के समानांतर खींची गई सभी लाइनें जो है वो अक्षांश रेखा, ठीक है। ये जो परिभाषा मैंने अभी पढ़ा था उसी को मैं समझा। भूमध्य रेखा के समानांतर पूरब से पश्चिम की ओर, देखिए ये पूरब से पश्चिम की ओर जा रहा है, ये पूरब है और ये पश्चिम है। पूरब से पश्चिम की ओर जितनी भी लाइनें खींची जाती है वो सब अक्षांश रेखा है, जिसको अक्षांश या समानांतर रेखा। समानांतर किसके? भूमध्य रेखा के समानांतर। अगला पॉइंट पढ़ना है कि आप भूमध्य रेखा से दूर 2 ध्रुव में से किसी एक की ओर अगर यात्रा करते हैं तो अक्षांश की डिग्री बढ़ती जाती है। ये पॉइंट, ये क्वेश्चन है कि अगर हम भूमध्य रेखा से दूर ध्रुवों की तरफ जाते हैं तो अक्षांश रेखा की डिग्री बढ़ती है या घटती है, तो उसकी डिग्री क्या हो जाएगी? बढ़ती जाएगी, क्योंकि यह लाइन जो है वो 0 डिग्री है और 0 डिग्री के ऊपर ये 0 डिग्री है। हो सकता है इसके ऊपर ये कितनी लाइन है, तो हो सकता है ये 15 डिग्री हो सकता है ये 30 डिग्री। ये देखिए 0 डिग्री है, ये 30 डिग्री दिया हुआ, ये 60 डिग्री है, और ये यहाँ पर क्या हो जाता है 90 डिग्री। तो 90 डिग्री ऊपर गए तो उत्तर ध्रुव, 90 डिग्री नीचे गए दक्षिण ध्रुव, ठीक है। 90 डिग्री अगर पूरब गए तो यहाँ पर 90 डिग्री पूरब है, यहाँ पर 90 डिग्री पश्चिम। तो ये जो है आपको कह रहा है कि अक्षांश की जो डिग्री है वो भूमध्य रेखा से जैसे जैसे दूर जाते हैं वह बढ़ती जाती है, ठीक है, याद रखिए। और जलवायु शीतोष्ण हो जाती है। शीतोष्ण का मतलब क्या होता है? शीत प्लस उष्ण, ठंड भी लगती है और गर्मी भी लगती है, थोड़ा सा ऊपर जब जाते हैं तब। लेकिन जैसे जैसे ये पोल के नजदीक जाते हैं, ध्रुव के नजदीक जब जाते हैं, जब भूमध्य रेखा से जब दूर जाती है भूमध्य रेखा, इसके जब दूर जाते हैं तो वहां गर्मी और ठंडी दोनों लगती है। ये शीतोष्ण जो है जलवायु उसकी होती है। लेकिन उत्तर या दक्षिणी ध्रुव के निकट जब जाते हैं तो पूरा ठंडा हमको लगता है, बर्फ की तरह शीत हो जाता है, शीत गिरता है, बर्फ। जो आर्कटिक एरिया हमारा है, अंटार्कटिक एरिया है, ये सब बर्फ। आप देख सकते हैं कि भारत आपको यहाँ दिखाई देता होगा, ये जो देखिए इसको, भारत आपको यहाँ दिखाई दे रहा है। क्या है? भूमध्य रेखा से थोड़ी सी दूर है, इसका मतलब यहाँ गर्मी भी पड़ती है और ठंडी पड़ती है। लेकिन जैसे जैसे आप ऊपर जाते हैं, यूरोप में जाते हैं, रसिया का ये पोर्शन दिया हुआ है ऊपर में आप जाएंगे एकदम पूरा बर्फ, ठीक है। तो ये बातें आपको दिमाग में रहनी चाहिए। मैंने अक्षांश बढ़ा दिया, देशांतर समझा दिया। उसके बाद क्या है, उसके बाद क्या कह रहा है कि देशांतर को मापने के लिए हमारे द्वारा प्रमुख यामोत्तर लाइन है। मैंने आपको बताया यामोत्तर लाइन, कौन वाली लाइन को मैंने बताया है? ये जो ऊपर से जो लाइन बीचों बीच आ रही है, इसी लाइन को मैंने बताया था क्या? प्रमुख यामोत्तर लाइन। ये देशांतर को मापने के लिए बनाया गया है। प्रमुख यामोत्तर लाइन ये कैसे डिसाइड होता है? तो ये डिसाइड जो होता है, ये देशों के बीच जब समझौता होता है, एग्रीमेंट होता है, तब जाके डिसाइड होता है कि ये प्रमुख यामोत्तर लाइन कहाँ से गुजारनी है। 1884 में, डेट याद रखिएगा, इंग्लैंड में लंदन के ग्रीनविच से गुजरने वाली यामोत्तर को प्रमुख यामोत्तर लाइन घोषित किया गया। यह अंतर्राष्ट्रीय मानक मानी जाएगी। यह 1884 में कुछ देशों ने तय किया था कि इंग्लैंड के लंदन में जो ग्रीनविच का जो शहर है, उसी को 0 डिग्री देशांतर या 0 डिग्री
प्रमुख यामोत्तर माना जाए। ये 0 डिग्री पर स्थित है। ये 1884, अब कहिएगा कि 1884 से पहले क्या था, तो 1884 से पहले याद रखिएगा कि भारत में ही यामोत्तर लाइन थी, भारत में ही वो स्थित थी। मैं थोड़ा सा मैं नीचे ले जाके मैं आपको बताता हूँ कि कहाँ शहर था। ये भारत का उज्जैन शहर आप जो देख रहे हैं, ये प्रमुख यामोत्तर थी। इसको अभी जो है ये लगभग 75.8 डिग्री पूरब में है। अभी अभी जो इंग्लैंड का जो ग्रीनविच है वो 0 डिग्री पर है, और उसके जैसे जैसे पूरब में जाएंगे तो ये 75.8 डिग्री पूरब में जो है ये हम लोग का जो लाइन जो गुजर रहा है, ये उज्जैनी जो आज उज्जैन शहर बसा हुआ है, ये उसी लाइन पर है। और ये लाइन पहले 1884 से पहले ये 0 डिग्री यामोत्तर था। तो जब देश मिलकर बैठते हैं तो ये तय करते हैं कि प्रमुख यामोत्तर लाइन किसे माना जाएगा। ठीक है, तो इस पॉइंट को आप ध्यान में रखिएगा। ये बहुत जगह देखा नहीं जाता इस क्वेश्चन को, लेकिन एनसीईआरटी ने इसको कवर किया कि 1884 में ही ये तय हुआ था कि इंग्लैंड के लंदन के ग्रीनविच शहर में 0 डिग्री यामोत्तर माना जाए। अक्षांश जो है वह भूमध्य रेखा से दूरी का एक माप है। भूमध्य रेखा क्या था? बीच का पोर्शन, ये बीच का पोर्शन यही तो भूमध्य रेखा था। तो कह रहा है कि जितने भी अक्षांश रेखाएं हैं वो क्या है, वो भूमध्य रेखा से, ये जो लाइन है इस लाइन से दूरी का माप है। देखिए इससे दूरी को हम नापते हैं कि नहीं, तो अक्षांश रेखा जो है वो भूमध्य रेखा से दूरी का माप है, और देशांतर रेखा जो है वो प्रमुख यामोत्तर से दूरी का माप है। प्रमुख यामोत्तर कौन होगा? ये वाला लाइन, ये प्रमुख यामोत्तर लाइन पूरा कर रही है, इससे दूरी का माप है। मतलब अगर ये यहाँ से ऐसे देशांतर मिल रहा है, यहाँ से इस तरह से देशांतर मिल रहा है, तो ये प्रमुख यामोत्तर से इस दूरी को नापा जाएगा, यहाँ से इस दूरी को नापा। ठीक है, तो याद रखिएगा कि अक्षांश जो है वो भूमध्य रेखा से दूरी का माप है, और देशांतर जो है वो प्रमुख यामोत्तर से दूरी का एक माप है। इसमें एक और पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि 180 डिग्री पश्चिम और 180 डिग्री पूर्व जब हम जाते हैं तो पता चलता है कि ये दोनों जगह एक ही जगह है। ग्लोब में हम आपको फिर से ले चलते हैं। ये ग्लोब यहाँ से 0 डिग्री से निकले, ये 90 डिग्री गया, और फिर ऐसे घूम के जब इधर इस साइड पीछे साइड में जब जाएंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 180 डिग्री पूर्व, क्योंकि हम पूरब की तरफ चले। फिर जब इस साइड से हम जाते हैं तो ये पश्चिम जा रहे हैं, फिर यहाँ 90, और 90 के बाद फिर यहाँ घूम के जाएंगे 180 डिग्री, तो 180 डिग्री इसको क्या बोलेंगे, पश्चिम। तो 180 डिग्री पूर्व और 180 डिग्री पश्चिम, ये दोनों पॉइंट एक ही पॉइंट है, इसीलिए 180 डिग्री पूर्व और 180 डिग्री पश्चिम को जो है सिर्फ 180 डिग्री ही लिखा जाता है, उसमें पूरब और पश्चिम नहीं लिखा जाता। बाकी अगर 179 डिग्री अगर आपको लिखना होगा 179, तो आपको इसमें पूर्व या पश्चिम लगाना होगा। 179 डिग्री पूर्व है या 180 डिग्री पश्चिम है, लेकिन जब कहा जाए 180 डिग्री पर है तो सीधा 180 डिग्री, इसमें पूर्व और पश्चिम लगाने की जरूरत नहीं। ठीक है, तो निर्देशांक जो पॉइंट है जो हम आपको समझा रहे हैं कि निर्देशांक को समझने के लिए अक्षांश और देशांतर रेखा को जानना होगा। अक्षांश मैंने आपको समझा दिया, देशांतर भी समझा दिया, और अक्षांश रेखा और देशांतर रेखा से ही किसी देश की आप स्थिति का पता लगा सकते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि अक्षांश और देशांतर मिलकर एक स्थान के दो निर्देशांक होते हैं। अक्षांश और देशांतर ही किसी देश की स्थिति का पता बताते हैं कि यह देश कहाँ स्थित है, उसका अक्षांश डिग्री कितना है और देशांतर डिग्री कितना है। जैसे दिल्ली है, यह लिखा हुआ है कि दिल्ली जो है, एग्जाम्पल के तौर पे, कि दिल्ली जो है 29 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर है। उत्तरी अक्षांश का मतलब अक्षांश तो है लेकिन ग्लोब के ऊपर साइड में। जैसे ये ग्लोब छोटा सा हम ले लेते हैं, ये प्रधान रेखा है, तो उत्तरी अक्षांश का क्या मतलब हुआ, ऊपर साइड में है। तो ऊपर साइड में 29 डिग्री जब बढ़ेंगे, ऊपर साइड में 29 डिग्री बढ़ेंगे। फिर कह रहा 77 डिग्री पूर्व देशांतर, 77 डिग्री पूर्व देशांतर। देशांतर का क्या मतलब, ये जो बीच वाली लाइन है, ये जो बीच वाली लाइन है, तो कहता है 77 डिग्री पूर्व। पूर्व का मतलब क्या है, इधर जाना है, इस साइड, इस साइड जाना है आपको। तो इस साइड जब 77 डिग्री जाएंगे तो 77 डिग्री पूर्व भी जाना है और 29 डिग्री उत्तर ऊपर भी जाना है। मतलब लग रहा है कि यहाँ पर दिल्ली है। ठीक है, तो ये आपको इस अक्षांश और देशांतर का जो डिग्री है, इससे आप समझ सकते हैं कि कोई भी देश कहाँ पर स्थित है। ठीक है, अगला पॉइंट की तरफ चलते हैं। यूरोप से अनेक शताब्दी पूर्व, बहुत 100 साल 200 साल या बहुत साल पहले जो है, भारत की स्वयं की एक प्रमुख यामोत्तर थी जिसे मध्य रेखा कहा जाता था। यह उज्जैनी के मध्य से गुजरती थी। मैंने आपको बता दिया इस लाइन के बारे में। मैंने अभी आपको वर्तमान में जो उज्जैन शहर दिखाया है, ये सबसे पहले जो है ये उज्जैन से ही ये गुजरती थी, भारत की प्रमुख यामोत्तर लाइन। ठीक है, 1884 से पहले, और 1884 के बाद में कुछ देशों ने मिलकर यह तय किया
कि इंग्लैंड के लंदन के ग्रीनविच शहर को ही प्रधान प्रमुख यामोत्तर लाइन माना जाए। और इसी उज्जैन शहर में खगोलविद जो है वराहमिहिर का नाम सुने होंगे, वराहमिहिर भी यहीं रहे और इन्होंने ही अपना यहाँ रहकर जो है ना अपने काम किया। 1500 वर्ष पूर्व की बात है, ठीक है। ये नक्शा मैंने आपको बता दिया है। उज्जैनी जो है वो प्राचीन यामोत्तर का प्राचीन खगोल विद्या में उपयोग किया जाता था। प्राचीन जो खगोल विद्या थी जिसमें वराहमिहिर जो है वराहमिहिर ने काम किया है, तो उसमें इसका उपयोग किया जाता है। अगला जो पॉइंट है, हाँ ये हो गया। अगला जो पॉइंट है, ये जो नक्शा दिया हुआ है भारत का नक्शा, ये दिखा रहा है कि भारत का जो अक्षांश है लगभग 8 डिग्री, ये लगभग में है, हालांकि यह जो है 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 37 डिग्री 8 मिनट उत्तरी अक्षांश तक है, ठीक है। ये एग्जैक्ट है, ये मैंने पिछले क्लास में मैंने कराया था, तो आपको वहाँ मैंने बताया था। ये लगभग में दिया हुआ है कि 8 डिग्री उत्तर से लेकर 37 डिग्री उत्तर तक फैला है और देशांतर लगभग 68 डिग्री पूर्व से 97 डिग्री पूर्व तक फैला है। पहले इसको समझ लेते हैं कि ये क्या है। देखिए सबसे पहले अक्षांश के बारे में, ये भारत देख लिए, वर्ल्ड का जो नक्शा है, भारत नीचे जो है भूमध्य रेखा, याद रखिए। ऊपर में जो है देखिए ये 10 डिग्री लाइन गुजर रही है, तो 10 डिग्री लाइन यहाँ से गुजर रही है, ठीक है। लेकिन जो यहाँ ये है, ये जो है, ये यहाँ पर आपको 8 डिग्री 4 मिनट आपको माना जाए, तो 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर कहाँ तक, ये जो है यहाँ से स्टार्ट होगा, ऊपर जाएगा और ये कहाँ तक है 37 डिग्री। यहाँ पर आपको जो इसकी चोटी है, ये जो है आपको देखिए यहाँ 30 डिग्री दिख रहा है, 30 डिग्री वाली लाइन यहाँ से जा रही है, ये है आपको 37 डिग्री, ठीक है, 8 मिनट उत्तरी अक्षांश। तो ये जो है एग्जैक्ट है। तो ये हुआ उत्तरी अक्षांश। ठीक उसी तरह देशांतर के बारे में बोला, देशांतर लाइन ऊपर से नीचे जो मिलाने वाली लाइन, ये लाइन जो आ रही है, ये देशांतर रेखा, ये जो है यहाँ से जो स्टार्ट है ये 68 डिग्री के करीब है और ये जो है लगभग 97 डिग्री के करीब। इस लाइन को हम यहाँ से दिखा देते हैं, देखिए ये 70 डिग्री पूर्व दिया है, 70 डिग्री पूर्व यहाँ तक है, ये 68 डिग्री है, ठीक है। और ये 90 डिग्री पूर्व यहाँ तक है, ये यहाँ तक 97 डिग्री। तो इसको आपको याद रखना होगा, ये आपको सवाल पूछता है, ये एग्जाम का सवाल है कि भारत का अक्षांश कितना है। उसके बाद आता है कि समय क्षेत्र, टाइम जोन को समझें। देखिए टाइम जोन से हमेशा एक सवाल रहता है, मैट्रियारी 1 में भी एक सवाल पूछा गया था टाइम जोन से, और हम मुझे लगता है कि ये सेम सवाल पूछा गया था। टाइम जोन में आपको ध्यान रखना है कि हर 15 डिग्री पर आपको 1 घंटा खत्म होता है, ठीक है। तो संक्षेप में मैं आपको समझा दे रहा हूँ, हर 15 डिग्री पर 1 घंटा खत्म होता है। और जैसे जैसे पूर्व जाएंगे आपका टाइम जोन क्या होगा, बढ़ता जाएगा। पहले इस नक्शे को आप देखिए, यहाँ 12 बजे दिन, यहाँ से जैसे 15 डिग्री इधर जाएंगे, यहाँ से 15 डिग्री पूर्व जाएंगे, तो समय क्या हो जाएगा, बढ़ता जाएगा। बढ़ता जाएगा कहने का मतलब अगर यहाँ 12 बज रहा है तो यहाँ जाहिर सी बात है 1 बजे दिखाया गया है। फिर 15 डिग्री के बाद यहाँ 2 बजेगा, फिर 15 डिग्री के बाद यहाँ 3 बजेगा। तो जैसे जैसे हम पूरब की तरफ जाएंगे समय हमारा बढ़ता जाएगा, लेकिन जैसे जैसे पश्चिम की तरफ जाएंगे समय हमेशा घटता जाएगा। ये थोड़ा, ये 15 डिग्री जब हम पश्चिम जाएंगे तो 12 बज रहा है यहाँ पर, यहाँ 11, फिर पश्चिम जाएंगे तो फिर 10 बजेगा, फिर 15 डिग्री पश्चिम जाएंगे तो 9 बजेगा। तो जैसे जैसे हम पूरब की तरफ जाते हैं समय जो है बढ़ता है, और जैसे जैसे पश्चिम की तरफ आते हैं समय जो है वो घटता है। उसी को ये दिया हुआ कि 15 डिग्री पूर्व पर दोपहर अगर 1 बज रहा है तो 30 डिग्री पूर्व पर दोपहर 2 बजेगा, क्योंकि 15 डिग्री और 30 डिग्री में 15 डिग्री का अंतर है। तो अगर 15 डिग्री पूर्व पर दोपहर दिन में 1 बज रहा है तो 30 डिग्री पूर्व पर दोपहर में क्या बजेगा, 2 बजेगा, 1 घंटा, 15 डिग्री बराबर 1 घंटा। फिर उसी तरह 15 डिग्री पश्चिम पर सुबह का 11 बज रहा है तो 30 डिग्री पश्चिम पर, इसमें 15 डिग्री का अंतर है लेकिन पश्चिम दिया हुआ है, पश्चिम का मतलब क्या होगा, घटेगा। तो 11 बज रहा है तो यहाँ क्या बजेगा, 10 बजेगा, ठीक है। इस पॉइंट को आप देख लीजिएगा, 15 डिग्री बराबर 1 घंटा होता है। दो ही चीज याद रखिएगा कि 15 डिग्री बराबर 1 घंटा होता है, और जैसे जैसे पूरब जाएंगे समय बढ़ता जाएगा, जैसे जैसे पश्चिम जाएंगे समय घटता जाएगा। अब आप ये बताइए कि भारत जो है ग्रीनविच से कितना घंटा आगे है, आप पढ़े होंगे कि 5 घंटा और 30 मिनट पढ़े हैं ग्रीनविच से, 5 घंटा 30 मिनट। अब आपको हर घंटे को 15 डिग्री से काउंट कीजिए, तो अगर 15 डिग्री से आप काउंट करते हैं, इसको गुना कर दीजिएगा तो 15 पचे 75,
ठीक है। और 15 आधा घंटा अगर होगा तो कितना हो जाएगा, 7.5 घंटा। तो कितना हो जाएगा ये, 82.5 डिग्री। और याद है कि 82.5 डिग्री पूर्व जो है देशांतर पर ही भारत की यामोत्तर लाइन गुजरती है। भारत में जो यामोत्तर लाइन है वो 82.5 डिग्री यामोत्तर लाइन है। और ये कहाँ से गुजरती है, ये यूपी के उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर शहर से गुजरती है। इसको आप ध्यान रखिए। चलिए ये पॉइंट आपका खत्म हो गया। नीचे आइए। नीचे दिया हुआ है कि भारतीय मानक समय, जो जिसको इंडियन स्टैंडर्ड टाइम कहते हैं या आईएसटी कहते हैं, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, आपके मोबाइल में इसी तरह से लिखा रहता है आईएसटी, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। या ग्रीनविच से कितना घंटा आगे है, 5 घंटा 30 मिनट आगे, मैंने आपको अभी आपको बताया है। उसके बाद दे रहा है कि समय क्षेत्र को विभाजित करने वाली रेखाएं पूर्णतया सीधी नहीं होती। अब याद रखिए, यहाँ पर एक पॉइंट आपको दिखना है, आगे मैं आपको दिखा रहा हूँ। समय जो क्षेत्र होता है, टाइम जोन है, तो ऊपर का जो लाइन जो आ रहा है, जो देशांतर लाइनें आ रही हैं, तो समय क्षेत्र को एग्जैक्ट करने के लिए कभी कभी देशांतर लाइन को नक्शा पर घुमाना पड़ता है। ये देखिए मोड़ दिया गया है। ऐसा किस लिए किया गया है, ताकि एक ही देश में दो टाइम ना हो। ये एक ही देश है, अब थोड़ा दूर के लिए यहाँ अगर लाइन खींची जाती तो जाहिर सी बात है कि यहाँ और यहाँ दोनों टाइम में फर्क हो जाता। इसीलिए उन्होंने क्या किया है कि लाइन को घुमा दिया गया। फिर यहाँ भी लाइन देखिए आपका घुमा हुआ है, ये देखिए। देश को टाइम जोन से बचाने के लिए इन्होंने लाइन को मोड़ दिया है, यहाँ पर लाइन को ये से मोड़ दिया गया। ठीक है, ऐसा बहुत जगह किया गया है। तो समय क्षेत्र को विभाजित करने वाली जो लाइन है, उसको अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं का पालन करते हुए प्रत्येक देश के मानक समय का ध्यान। इस चीज को याद रखिएगा। अंतर्राष्ट्रीय जो सीमा है, कहीं कहीं पे आप नक्शा में देखिएगा, समय क्षेत्र के लिए टाइम जोन के बारे में हम सिर्फ बता रहे हैं, देशांतर रेखा नहीं बता रहे। टाइम जोन में आप देखिएगा कि कहीं कहीं पे वो लाइन टेढ़ा कर दिया गया। ऐसा इसलिए होता है कि वो सीमा, इंटरनेशनल जो डेड लाइन है, उसको आप तय करने के लिए इस तरह से किया जाए। कोई कोई ऐसा ऐसा देश है जो इतना बड़ा देश है कि वो अलग अलग टाइम जोन को फॉलो करता है। भारत तो सिर्फ एक ही टाइम जोन फॉलो करता है, उत्तर प्रदेश के जो मिर्जापुर से गुजरती है। लेकिन संयुक्त राज्य अमेरिका जो यूएसए है, उसमें 6 टाइम जोन है। और रसिया जो है दुनिया का सबसे बड़ा जो देश है क्षेत्रफल की दृष्टि से, उसमें 11 टाइम जोन है। 11 टाइम जोन है। ये भी आपका सवाल पूछा जाता है कि सबसे ज्यादा समय क्षेत्र जो है टाइम जोन में किस देश को बांटा गया है, तो वो है रसिया। रसिया मोस्ट इंपोर्टेंट आंसर। उसके बाद आता है कि ग्रीनविच पर स्थित जो मुख्य यामोत्तर है, ग्रीनविच पर ही वो स्थित है। उसके विपरीत की जो रेखा है लगभग 180 डिग्री देशांतर पर है, उसे अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहा जाता है, डेड लाइन कहा जाता है। नक्शा मैंने आपको दिखाया था, एक बार मैं फिर आपको नक्शा की तरफ लेकर चलता हूँ। ये जो है, ये यहाँ तो 0 डिग्री से दिशा दिया। 0 डिग्री से जैसे जैसे इधर जाएंगे तो क्या 180 डिग्री होगा। ये 180 डिग्री वाला जो पॉइंट है पीछे साइड में, ये 0 डिग्री के जस्ट अपोजिट, उल्टा उस साइड में, पीछे साइड में, इसी को कहते हैं अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा, इंटरनेशनल डेट लाइन। इसका नाम क्या है, अंतर्राष्ट्रीय इसको अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहते हैं। क्यों ऐसा तिथि रेखा कहते हैं, क्योंकि जैसे ही इस लाइन को क्रॉस करते हैं आपका दिन चेंज हो जाता है, डेट चेंज हो जाता है। ठीक है, इसको हमेशा याद रखें। इसलिए इसको तिथि रेखा कहते हैं कि इसमें तिथि चेंज हो जाती है। जैसे यहाँ 0 डिग्री है, मान के चलिए आपको इस अफ्रीका के शहर में आपका दिन जो था सोमवार था। आप जैसे जैसे इधर जाएंगे 90 डिग्री जाएंगे, फिर जैसे 180 डिग्री जैसे ही आप क्रॉस करेंगे, ये इधर जाके यह मंगलवार हो जाएगा। इधर सोमवार था, लेकिन जैसे 180 डिग्री गिरे तो मंगलवार हो जाएगा। इसीलिए कहा गया है कि जैसे जैसे आप पूर्व जाते हैं तो आपको एक दिन घटाना पड़ता है। अगर अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा को आपने क्रॉस कर लिया तो आपको एक दिन घटाना होगा। अगर आपको इधर सोमवार है तो इधर जाते, जाहिर सी बात है मंगल हो जाएगा, तो आपको यहाँ जाकर आपको एक दिन घटा लेना होगा, मतलब इसको सोमवार। फिर उसी तरह इस साइड पश्चिम साइड से जब जाएंगे तो आपको यहाँ पर एक दिन क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि जाते घट जाएगा तो जोड़ना पड़ेगा। ये इसी पॉइंट को वहां पर दिखाया गया।
यहाँ पर कह रहा है कि जो जो 0 डिग्री जो प्रमुख यामोत्तर है, उसके विपरीत की जो रेखा है लगभग 180 डिग्री देशांतर पर है, उसे अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहा जाता है। ये क्वेश्चन है, इसको आप दिमाग में रखिए कि 180 डिग्री जो लाइनिंग है, पॉइंट है, देशांतर, उसको अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहते हैं। फिर इसमें दिया है कि जैसे पूरब की ओर से यात्रा करते हुए अगर हम इसे पार कर लेते हैं, पूरब की ओर से, तो आप एक दिन क्या करेंगे? घटाएँगे। वही मैंने आपको समझाया है कि जैसे आप उधर जाइएगा तो अगर आपके यहाँ सोमवार था, तो उधर जाके क्या हो जाएगा? ठीक है? एक दिन घट जाएगा, ठीक है? अगर सोमवार है तो उधर जैसे ही क्रॉस कीजिएगा तो रविवार हो जाएगा। सोमवार से रविवार करना होगा। मतलब एक दिन आपको उधर जाके घटा लेना पड़ेगा। फिर उसी तरह पश्चिम की ओर से अगर इसे पार करते हैं तो आपको एक दिन जोड़ना होगा। इस बात को याद रखिएगा, बस इस पॉइंट को देखिए। पश्चिम की ओर से अगर पार करेंगे तो एक दिन क्या करना पड़ेगा? जोड़ना पड़ेगा। और पूरब की तरफ से पार करेंगे तो एक दिन क्या करना पड़ेगा? घटाना पड़ेगा। बस इस पॉइंट को याद रखिए, आपका क्वेश्चन बन गया। 2 पॉइंट याद रखिए। पूरब की तरफ जाएँगे और जब से अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा को पार करेंगे तो एक दिन घटाना पड़ेगा, और पश्चिम की तरफ जाएँगे और अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा को पार करेंगे तो हमें एक दिन जोड़ना पड़ेगा। ठीक है? इसके आगे दिया हुआ कि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा को पार करने पर तिथि में एक दिन का परिवर्तन होता है, वो तो मैंने आपको भी बता ही दिया। अब आपका ये हो गया, चैप्टर कंप्लीट हो गया। अब जो मैं एक-एक करके जो है इस पूरे चैप्टर का एमसीक्यू जो है मैं आपको कवर करवाऊँगा। आप वीडियो में बने रहिएगा। पूरा एमसीक्यू मैं आपको कवर कराऊँगा, इससे ये जो है आपका पूरा चैप्टर जो है पूरी तरह से क्लियर हो। चलते हैं एमसीक्यू पर। चलिए, ये रहा आपका जो पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन ये कहता है कि पृथ्वी की काल्पनिक रेखाएँ जो पूरब से पश्चिम की ओर जाती है, याद कीजिए, पूरब से पश्चिम की ओर, यह जो है पूरब से पश्चिम की ओर जाती है पृथ्वी की काल्पनिक रेखा, उसे क्या कहते हैं? बताइए? उसे कहते हैं पृथ्वी की काल्पनिक रेखाएँ जो पूरब से पश्चिम की ओर जाती हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? भूमध्य रेखा। दूसरा क्वेश्चन ये कहता है कि भूमध्य रेखा की अक्षांश की स्थिति क्या है? जो भूमध्य रेखा पर जो अक्षांश है, उसकी स्थिति क्या है? वो 0 डिग्री है। भूमध्य रेखा कितना डिग्री को बोलते हैं? 0 डिग्री को कहा जाता है। तीसरा क्वेश्चन ये है कि देशांतर रेखाएँ किस दिशा में होती है? बताइए, देशांतर रेखा के बारे में मैंने आपको बताया है कि देशांतर रेखाएँ ऊपर से नीचे तक, ऊपर क्या था? उत्तर, और नीचे क्या है? दक्षिण। तो यह उत्तर से दक्षिण की। चौथा क्वेश्चन कहता है कि ग्रीनविच रेखा को कौन सी देशांतर रेखा कहा जाता है? बताइए, ग्रीनविच जो रेखा है, उसको मैंने आपको बताया है, वो क्या है? ग्रीनविच रेखा जो कहाँ से जा रहा है? इंग्लैंड के लंदन के ग्रीनविच शहर से जाता है। इसको क्या कहते हैं? 0 डिग्री देशांतर, या इसका एक और नाम बताए थे, प्रमुख यामोत्तर। ठीक है? इसको याद रखिए। अगला क्वेश्चन कहता है कि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा, इंटरनेशनल डेट लाइन, याद रखिए मैंने आपको बताया इंटरनेशनल डेट लाइन के बारे में कि इंटरनेशनल डेट लाइन जो है वो कौन सी देशांतर रेखा के पास स्थित होती है। तो इंटरनेशनल डेट लाइन के बारे में बताया है कि वो 180 डिग्री देशांतर के पास स्थित होती है। प्लीज़ दोस्तों, अगर वीडियो बहुत अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करेंगे। मैं आपके लिए बहुत मेहनत कर रहा हूँ, आप भी प्लीज़ जो है इस चैप्टर को बहुत अच्छे तरह से वीडियो देखिएगा। वीडियो को स्किप करके नहीं देखिएगा, फिर वीडियो को देखने का कोई मज़ा नहीं लगेगा। आधा अधूरा वीडियो देखने से कोई फ़ायदा नहीं। तो मैं चाहता हूँ कि जो चैप्टर आपने पढ़ा है उस चैप्टर को एमसीक्यू के साथ आप कवर कर लेंगे तो आपका चैप्टर पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है? तो अगला क्वेश्चन कहता है कि भारत का मानक देशांतर रेखा कौन सी है? भारत का मानक देशांतर रेखा किसको माने थे? याद कीजिए, 82.5 डिग्री पूर्व। मैंने बताया था ये कहाँ से गुजरता है? उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर से। अगला सवाल कहता है कि अक्षांश रेखाओं की कुल संख्या कितनी है? ये मैंने आपको नहीं बताया था कि अक्षांश रेखाओं की कुल संख्या कितनी है। आप बताइए, आप खुद से डिसाइड कीजिए। यह है 0 डिग्री भूमध्य रेखा। इसके हर एक डिग्री पर एक रेखा गुजरती है। हर एक डिग्री पर एक रेखा गुजरती है। तो ये यहाँ पर कितना डिग्री है? 90 डिग्री। ऐसे ऐसे जाने पर, ठीक है? वो जो 180 डिग्री बताया है वो पीछे साइड में है। पीछे साइड का मतलब ये बीच में है, यहाँ पर है पीछे साइड में 180 डिग्री। ये ऐसे ऐसे जब जाएंगे तो 90 डिग्री उत्तर है और 90 डिग्री दक्षिण। तो यहाँ पर जब जैसे जैसे ऊपर जाएंगे तो कितनी लाइनें खींचनी पड़ेगी? 90 लाइन। नीचे जाएंगे कितनी लाइन खींचनी पड़ेगी? 90 लाइन। और एक लाइन ये 0 डिग्री वाला भी तो है। ये 0 डिग्री वाला भी तो लाइन, एक लाइन है।
तो इसको क्या कहेंगे, एक लाइन इसको ऐड कर, तो टोटल कितना हो गया आपका 181 लाइन। याद रखिए, अक्षांश रेखाओं की कुल संख्या पूछा जाता है, अक्षांश रेखा की कुल संख्या जो है वो 181। कह रहा है किस अक्षांश रेखा के उत्तर में उत्तरी ध्रुव स्थित है। किस अक्षांश रेखा के उत्तर में उत्तरी ध्रुव स्थित है भैया, तो उत्तरी ध्रुव जो है, आप यहाँ से ऊपर से देखिए कि ये जो मैंने जो नक्शा, मैं पीछे नीचे एक नक्शा दिखाऊंगा, ऐसे यहाँ भी आप देख सकते हैं कि 0 डिग्री, नीचे मैंने साथ नक्शा बनाया है, 0 डिग्री यहाँ से जाता है 23.5 डिग्री, और फिर जस्ट इसके ऊपर होता है 66.5 डिग्री, ठीक है, और यह है 90 डिग्री। अब ये बताइए कि कह रहा है किस अक्षांश रेखा के उत्तर में उत्तरी ध्रुव स्थित है। उत्तरी ध्रुव तो यही है, किसके उत्तर में स्थित है, 66.5, 23.5, 0 डिग्री, तो 66, 66.5 डिग्री के उत्तर में ही उत्तरी ध्रुव स्थित है, तो आपका आंसर हो जाएगा 66.5। अगला क्वेश्चन कहता है कि देशांतर रेखाएं कितनी होती है। याद रखिए, देशांतर रेखाएं कितनी होती है। अब जो देशांतर रेखाएं हैं इसको देख लीजिए, ये जो देशांतर रेखा है, ये आपको मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर 0 होता है और पीछे में कितना होता है 180 डिग्री, मैंने बताया था, पीछे में इसके जस्ट अपोजिट, ठीक है, और ऊपर में बताया था 90 डिग्री। तो जब ऊपर 90 है तो 90 90 180 और एक भूमध्य रेखा वाला जोड़ लेंगे तो 181 हो जाएगा अक्षांश रेखा। लेकिन जैसे जैसे इस साइड जा रहे हैं तो इधर जो है 180 डिग्री तक आपको चलना है हर एक डिग्री पर, तो इधर वाला जो देशांतर लाइन है वो 180 लाइन, ठीक है, सब लाइन को मिलाकर, क्योंकि यहाँ से स्टार्ट होता है और फिर जो है इस साइड से भी चलेंगे तो 180 हो जाएगा। अब आप कहिएगा सर ये वाला लाइन को आप जोड़िएगा तो एक तो जुड़ जाएगा, तो ठीक है हम एक तो जोड़ तो देंगे, लेकिन पीछे वाला जो लाइन है, याद रखिए अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा, वो तो एक ही लाइन है, 180 डिग्री पूर्व जाए और 180 डिग्री पश्चिम जाए, दोनों में तो वो एक ही लाइन है, फिर -1 हो जाएगा, टोटल आपका कितना आएगा 360। ये बात समझ में आई। 180 डिग्री हम पश्चिम जा रहे हैं तो 180 लाइन खींचेंगे, 180 डिग्री पूर्व जा रहे हैं तो 180 लाइन खींचेंगे, इस लाइन जो ये लाइन है इसको काउंट कर लेंगे, लेकिन पीछे साइड में जो लाइन है, मैंने आपको चैप्टर में बताया था कि 180 डिग्री जो पीछे अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा जो है वो एक ही लाइन है, एक ही लाइन जो है जिसको 180 डिग्री पूर्व भी कहा जाता है, 180 डिग्री पश्चिम भी कहा जाता है, तो उसको 2 बार काउंट कर लिए, इसलिए इसमें से एक हटा दिया, तो आपका आंसर क्या होगा 360। तो देशांतर रेखाएं कितना है 360, अक्षांश रेखाएं कितना है 181। ये दोनों पॉइंट याद रखिएगा, ये अक्षांश रेखा है और ये देशांतर रेखा 360। अगला क्वेश्चन कहता है कि समय की गणना किस रेखा के आधार पर की जाती है। टाइम बताइए, टाइम के लिए ग्रीनविच लाइन कितना बार बता चुके हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि पृथ्वी पर स्थानों को निर्धारित करने के लिए किन दो रेखाओं की सहायता ली जाती है। किन 2 रेखाओं, चैप्टर में मैंने आपको बताया है अक्षांश और देशांतर रेखा, बस इसी अक्षांश और देशांतर रेखा से किसी भी देश का आप डायरेक्शन समझ सकते हो। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पृथ्वी के उत्तर और दक्षिणी ध्रुव कितने डिग्री पर स्थित है। कितना बार नक्शा मैंने दिखाया है, यह कितना है 0 डिग्री, उत्तर में कितना डिग्री 90 डिग्री, नीचे में कितना 90 डिग्री, समझ में आ रहा है। यहाँ पर देशांतर लाइन जो आ रहा है, ये लाइन आ रहा है, ये है 0 डिग्री, और ये लाइन जैसे जैसे बढ़ता जाएगा ये पीछे साइड में जब जाएगा तो यहाँ पे हो जाएगा 180 डिग्री, ठीक है। तो देशांतर रेखाएं 360 और अक्षांश रेखाएं वो 181। तो कहता है कि पृथ्वी के उत्तर और दक्षिण ध्रुव कितने डिग्री पर है, तो उत्तर ध्रुव कितने पर है 90 डिग्री और दक्षिण ध्रुव 90 डिग्री, तो 90 डिग्री उत्तर और 90 डिग्री दक्षिण। अगला सवाल कहता है कि अक्षांश रेखाएं एक दूसरे से कैसी होती है। तो अक्षांश रेखाएं आप बताइए, ये जो अक्षांश रेखा है मैंने पढ़ा था चैप्टर में कि यह भूमध्य रेखा के समानांतर, ब्रैकेट में अक्षांश रेखा पर लिखा हुआ था समानांतर, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन कहता है, देखिए मैंने इमेज पहले से बना के रखा है, किस देशांतर रेखा को प्रधान देशांतर रेखा कहा है। प्रधान देशांतर रेखा किसको बताए थे। अब इस नक्शा को आप एक बार देख लीजिए, इसमें बहुत सारा क्वेश्चन कवर हो जाएगा। ये जो बीच वाली लाइन है 0 डिग्री, इसको मैंने आपको बताया था यही है प्रधान देशांतर रेखा, जिसको प्रमुख यामोत्तर लाइन, 2 नाम इसका है, प्रधान देशांतर रेखा या प्रमुख यामोत्तर लाइन, ये यही 0 डिग्री वाला, ठीक है। तो क्या कह रहा है, किस देशांतर रेखा को प्रधान देशांतर रेखा कहते हैं, तो 0 डिग्री। क्वेश्चन कवर हो गया। इसमें और क्वेश्चन छिपा, उसको देखते हैं। और ये जो इस तरह से पूरब से पश्चिम की जो लाइन, जो सबसे बीच वाली जो 0 डिग्री है, इसको कहते हैं भूमध्य रेखा, या इसका दूसरा नाम है विषुवत रेखा। ये दोनों बातें आप याद रखिएगा, भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा।
जब हम ऊपर जाते हैं 23.5 डिग्री उत्तर की तरफ, नॉर्थ की तरफ जब 23.5 डिग्री जाते हैं तो 23.5 डिग्री वाले अक्षांश रेखा को कर्क रेखा कहा जाता है। ठीक है, और फिर 66.5 डिग्री उत्तर जाते हैं तो इसको उत्तरी ध्रुव वृत्त कहा जाता है। ये दो नाम याद रखिएगा, 23.5 डिग्री उत्तर जाते हैं तो कर्क रेखा, और 66.5 डिग्री उत्तर जाते हैं तो उत्तरी ध्रुव वृत्त। ठीक उसी तरह 23.5 डिग्री जब हम दक्षिण में जाते हैं तो मकर रेखा, और 66.5 डिग्री हम दक्षिण में जाते हैं तो दक्षिणी ध्रुव वृत्त। तो 66.5 डिग्री पर आपको बस एक ही याद रखना है कि अगर वो उत्तर साइड जा रहा है तो उत्तरी ध्रुव वृत्त, दक्षिण की तरफ आ रहा है दक्षिणी ध्रुव वृत्त, और 23.5 डिग्री में जब उत्तर की तरफ जा रहा है तो कर्क रेखा, दक्षिण की तरफ आ रहा है तो मकर रेखा। ये सारा पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा मेरे ख्याल से। अगला क्वेश्चन आपसे कहता है कि 23.5 डिग्री उत्तर अक्षांश को क्या कहते हैं। देखिए अभी सवाल आ गया, अभी मैंने पढ़ाया, क्या है ये, कर्क रेखा। अगला क्वेश्चन है 66.5 डिग्री दक्षिण अक्षांश क्या कहता है। अभी मैंने पढ़ाया कि दक्षिण ध्रुव वृत्त, 66.5 डिग्री जो दक्षिण में होगा वो दक्षिण ध्रुव। अगला क्वेश्चन कहता है कि भूमध्य रेखा पृथ्वी को किस प्रकार विभाजित करती है। तो दो समान हिस्सों में विभाजित करती है। भूमध्य रेखा तो यही ना था बीच वाला, तो पृथ्वी को दो भागों में, एक और दो, दो समान हिस्सों में विभाजित। अगला है कि किस रेखा पर समय जीरो माना जाता है। ग्रीनविच लाइन, ग्रीनविच लाइन पर ही टाइम, टाइम जैसे समय की बात आए, समय 0 डिग्री कहाँ है, ग्रीनविच लाइन कहाँ से गुजर रहा है, आप कमेंट करके बताइए कहाँ से गुजरता है। अगला क्वेश्चन ये है कि अक्षांश रेखाओं की लंबाई कहाँ सबसे अधिक होती है। मैंने आपको जब नक्शा बताया था तो नक्शा में मैंने ये देखिए, मैं बताया था कि ये है भूमध्य रेखा और इसके समानांतर जितनी भी लाइनें हैं सब अक्षांश रेखा। ठीक है, अब ये बताइए कौन सी लाइन सबसे ज्यादा लंबी है। तो यही तो लाइन 0 डिग्री लाइन जो सबसे ज्यादा लंबी है, जिसको क्या बोलेंगे, भूमध्य रेखा। तो भूमध्य रेखा पर की जो लाइन होती है यही सबसे ज्यादा लंबी। तो अक्षांश रेखाओं की लंबाई कहाँ सबसे अधिक है, तो भूमध्य रेखा। अगला क्वेश्चन है दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी कहाँ सबसे कम होती है। देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी याद रखिए। अब इस नक्शा को मैंने पहले बना दिया है, देखिए नक्शा है, बीच वाली लाइन जो है, ये वाली जो लाइन है, ये कौन सी लाइन है, यही तो है प्रमुख या उत्तर लाइन, प्रधान देशांतर रेखा, 0 डिग्री देशांतर लाइन, यही तो है। तो इसके पैरेलल जो सॉरी इसके जो पश्चिम की तरफ जितनी भी लाइनें खींची गई, जो उत्तर ध्रुव से दक्षिण ध्रुव को मिलाने वाली जितनी भी लाइनें, यही देशांतर रेखा है। तो कह रहा दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी कहाँ सबसे कम होती है, तो ये देशांतर रेखा है। अब बताइए इन दोनों के बीच की दूरी सबसे कम कहाँ पर है। तो आप ऐसे से जाइएगा तो पता चलेगा ध्रुव पर जाकर सबसे कम है, नीचे साइड में भी जाइएगा तो पता चलेगा ध्रुव पर इसकी दूरी सबसे कम होती है। तो दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी जो है वो ध्रुवों पर सबसे कम होती है। ठीक है, आगे कह रहा है कि कौन सी रेखाएं अर्धवृत्ताकार होती है। अर्धवृत्ताकार कौन सी लाइन होती है, ये यही तो लाइन है, ये अर्धवृत्ताकार है। देखिए अर्धवृत्त की तरफ, अर्धवृत्त क्या होता है, यही तो अर्धवृत्त है। ठीक है, इसको पूरा वृत्त, ये अर्धवृत्त। तो ये जो क्या है, कौन सी रेखाएं अर्धवृत्ताकार होती है, तो वो हो जाएगी देशांतर रेखा। अगला क्वेश्चन कहता है कि भूमध्य रेखा से जितनी दूरी उत्तर या दक्षिण की ओर बढ़ते अक्षांश की संख्या। देखिए ये सबसे पहले चैप्टर स्टार्ट किया था उसी वक्त मैंने आपको बताया था कि अक्षांश का जो डिग्री है वो भूमध्य रेखा से जितना दूर ऊपर जाते हैं, भूमध्य रेखा से जितना ऊपर जाते हैं इसकी डिग्री क्या होती है, बढ़ती रहती है, और लास्ट में ये 90 डिग्री पर चली जाती है। तो ऊपर जाएगा तो बढ़ता रहेगा, नीचे भी जाएगा तो बढ़ता रहेगा। तो भूमध्य रेखा से जितनी दूरी उत्तर जाए या दक्षिण जाए, अक्षांश की स्थिति क्या होगी, बढ़ती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन कहता है कि पृथ्वी पर कुल कितने मुख्य अक्षांश है। मुख्य अक्षांश पृथ्वी पर कुल कितने हैं। मैंने अभी आपको जो नक्शा दिखाया है उस नक्शे पर मैं आपको ले चलता हूँ, जो समझाया था जी, इस जो नक्शे पर आप देख लीजिए, मुख्य अक्षांश कह रहा है कितने, अक्षांश की सिर्फ बात हो रही है। तो एक मुख्य अक्षांश 0 डिग्री, दूसरा 23.5 डिग्री उत्तर, तीसरा 66.5 डिग्री उत्तर, चौथा 23.5 डिग्री दक्षिण, और पांचवा जो है 66.5 डिग्री दक्षिण। तो कितनी लाइनें हैं, ये मुख्य मुख्य लाइनें कितनी ली गई है, 5 लाइनें ली गई। ठीक है, तो आपका आंसर हो जाएगा 5। ठीक है, पृथ्वी पर कुल कितने मुख्य अक्षांश है, तो वो हो जाएगा 5। फिर आगे क्वेश्चन पूछता है कि भारत किस गोलार्ध में स्थित है। भारत किस गोलार्ध में, गोलार्ध का मतलब ये हो गया, ये याद रखिए। सबसे पहले अगर इस लाइन के ऊपर जाते हैं तो उत्तरी गोलार्ध, भारत यहाँ स्थित है, इस जोन में स्थित है।
तो ऊपर गए तो उत्तरी गोलार्ध है। फिर इस लाइन से पूरब गए तो भारत क्या है, उत्तर में भी और पूरब में है, तो उत्तरी और पूर्वी। भारत किस गोलार्ध में स्थित है, उत्तरी और पूर्वी। अगला कहता है कि भारत का अधिकांश भाग किस अक्षांश के उत्तर में स्थित है, तो भारत का अधिकांश भाग जो है, यहाँ पर कर्क रेखा आपको पता होगा कि भारत के बीचों बीच से गुजरती है, तो कर्क रेखा के ही उत्तर में अक्षांश भाग, ज्यादातर भाग। प्रधान देशांतर रेखा किस स्थान से गुजरती है, प्रधान देशांतर रेखा याद रखिए ग्रीनविच शहर से। अगला क्वेश्चन कहता है कि जीएमटी का पूर्ण रूप क्या होता है, ग्रीनविच मीन टाइम। ग्रीनविच मीन टाइम ही जीएमटी का पूर्ण रूप होता है। और अगला क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है कि भारत में समय किस देशांतर रेखा के अनुसार तय किया गया है, किस देशांतर रेखा के अनुसार समय तय किया गया भारत में, तो 82.5 डिग्री पूर्व। ठीक है, तो आपका चैप्टर जो है ये ज्योग्राफी 6 क्लास का जो चैप्टर आपका पूरी तरह से कंप्लीट होता है। वीडियो में आप यहाँ तक बने रहिए, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ऐसे ही मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के लिए, आप पूरी तरह से तैयार रहिएगा। और दूसरी चीज़ ये है कि जो भी मैंने आपको चैप्टर दिया है, इसको आप अगर वीडियो समझ में नहीं आया तो एक बार 2 बार आप इसको जरूर देखिएगा, और अगर कुछ भी इसमें परेशानी हो तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा, मैं उस कमेंट का जवाब जरूर दूंगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिएगा। बेस्ट ऑफ